गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसा आपको पता है कि मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा। मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स बाय वे ऑफ इनकरिंग एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको अपना प्रोडक्शन आउटपुट को इंक्रीज करना है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो व्हाट वुड बी दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, वो कॉस्ट क्या होती है हमको ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो वही निकालना सीखते हैं। जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, तो पिछली यूनिट के कंजम्पशन के अंदर जो सेटिस्फेक्शन आ रहा था उसको माइनस कर देते थे नेक्स्ट वाले में कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो वैसे ही हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल निकालते हैं। तो मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा कितना हमको इनकर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पहले हमको टोटल कॉस्ट होती थी 300 रुपीज़ की, 1300। जैसे हाँ, ये सारा के सारा निकलेगा कैसे, तो टोटल कॉस्ट से। मार्जिनल में कोई एवरेज नहीं होता है, जैसे एवरेज में होता है ना फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे मार्जिनल में नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट निकलती है, काय पे बेस्ड होती है, तो टोटल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो आप देखो पहले हमने यूनिट बनाई तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए देखो 1300 रुपये का कॉस्ट लगा 1 यूनिट में। तो यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ नहीं या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुई। इनकर्ड होगी जब हम सेकेंड यूनिट बनाएंगे। तो सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन किया या सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन करने पे हमारी टोटल कॉस्ट जो थी 1300 से कहाँ पहुँच गई 1400 पे। मतलब इंक्रीमेंट कितने से हुआ अपना, तो 1400 में से 1300 माइनस किया तो पता पड़ गया 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है। और इधर यूनिट्स कितने से बढ़ गई 1 से, तो अमाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 100। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड यूनिट बनाई तो अपन को कितनी कॉस्ट लग गई 1440 की। बट सेकेंड यूनिट में लास्ट यूनिट पे इससे कंपेयर करेंगे तो लास्ट यूनिट देखो 1400 थी, फिर 1440 हो गई। मतलब एक्स्ट्रा कितने से हो गई 40 से। कितने से एक्स्ट्रा हो गई 40 से। अब देखो नेक्स्ट नंबर पे अपन फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ गई, तो देखो फोर्थ नंबर पे हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है 1480। कितने की आ जाएगी 1480। 1480 की कॉस्ट इनकर्ड होती है। पिछली वाली कितनी थी 1440। तो हमको मालूम पड़ गया कि कितनी हो गई 40 यूनिट की हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तो अब हमारे पास क्या होती जा रही है, टोटल कॉस्ट हमारे पास हो रही है 1500 और पिछली वाली में कितना थी 1480। तो 1500 माइनस 1480 वुड गिव यू 20। नेक्स्ट वुड बी 1590। कितनी हो रही है 1590। पर पिछली वाली हमारे पास कितनी थी 1500। मतलब अल्टीमेटली इंक्रीज कितने से हो गई हमारे पास 90 रुपये का हमको क्या मिल गया है, चेंज मिल गया है। देन देर वुड बी 1750 एंड 1590। तो डिफरेंस बिटवीन 1750 एंड 1590 वुड बी 160। कितना हो जाएगा 160। देन 2000 की कॉस्ट पे पहुंच जाता है 1750। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 250। मतलब इंक्रीज एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ याद रखना कि इसको नंबर ऑफ यूनिट से भी कंपेयर करें। वैसे तो हमें पता है कि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो अपन 1 से ही डिवाइड करना है अपन को कैसे भी करके। अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ जाता तो अपन ये जो भी डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस होता है ना कॉस्ट का, उसको कैसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट के डिफरेंस से। मतलब बेसिकली फॉर्मूला ऐसा होता है कि जो भी आपका कॉस्ट का डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट वुड बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो 1 से अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे, 1 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, तो आंसर क्या आना है, सेम नंबर आना है। तो बस वही चीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2520 थी, पहले 2000 थी तो बन गई कितने से 520 से। फिर 2520 से 3300 पे पहुंच गए। मतलब यहाँ पे 80 का इंक्रीमेंट हो गया। 30 25 24 30 32 मतलब 7। ठीक है, 780। यहाँ पे कितना बच गया 780। तो अपन को ये समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो पहले हमारे पास क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। देखो 100 से 40 पे पहुंची, फिर 40 पे पहुंची, फिर 20 पे पहुंची, फिर उसके बाद क्या होने लग गई इंक्रीज। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड होने से बेनिफिट लिया, इसलिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होती है डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या होती है इंक्रीज होने लग जाती है। मतलब बेसिकली मैंने एक चीज़ उल्टी बोल दी, मतलब रिवर्स कंडीशन बोल दी। पहले हमारी कॉस्ट क्या होते जा रही थी डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या हुई इंक्रीज हुई। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया, मैंने वो रिवर्स बोल दिया था। ये चीज़ तो अपन समझ गए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अब अपन रिलेशन पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो फर्स्ट इज दैट, आपको पता होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था कि आपको कर्व ड्रॉ करना है। तो वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आप लोग आज भी होमवर्क में ड्रॉ करेंगे और एवरेज कॉस्ट का कर्व भी आप अपनी कॉपी के अंदर मेंटेन करेंगे कि कैसा कर्व बनता है।
ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि दैट बोथ आर डिपेंड ऑन योर टोटल कॉस्ट, दोनों के दोनों काय पे डिपेंडेंट होती है, टोटल कॉस्ट। कैसे पता पड़ा? तो आपको पता है एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, तो एवरेज कॉस्ट निकलती है हमारे पास टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने पे, मतलब कि यहाँ पे भी हमको टोटल कॉस्ट तो चाहिए, ठीक है। बट अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट पे डिपेंडेंट होती है। कैसे पता पड़ा? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में अपन ने टोटल कॉस्ट को ही तो लिया है कि टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकाला है कि अच्छा कितने से टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई, फिर उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज से। मीन्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टोटल कॉस्ट, दोनों के दोनों काय पे डिपेंड होती है, टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी बना ही देती हूँ ताकि आपको क्या दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का कॉलम बना के एवरेज कॉस्ट भी लिख देती हूँ। तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर अपन एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो एवरेज कॉस्ट देखो 1300 थी, एक यूनिट बनाई तो टोटल अल्टीमेटली एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई 1300। फिर 1400 का कॉस्ट इनकर्ड हुआ 2 यूनिट के ऊपर, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन गई 700। 1440 का 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 480 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितनी हो गई 370, देन 300 हो गई, फिर उसके बाद 265 हो गई, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ, 5 तिया 15, 4 से 4 तिया 12, 13, 14, 4 से 28, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया तो 1590 है ना, ये 1590 है ना। 12, 13, 14, 6, 5, 30, 36, 37, 38, 39, हाँ 6 5 ज़ा 30। अब 7 से डिवाइड कर देते, 7 2 ज़ा 14, 15 16 7 7 5 ज़ा 35, 0 250। फिर 8 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं 1000, 1000 का आधा होता है 500। फिर इसके बाद 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 दूनी 18, 19 18, 9 8 ज़ा 72, तो 280 हो जाता है। फिर उसके बाद 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो 330 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अपन ने एवरेज कॉस्ट भी लिख लिया है। तो अब अपन दोनों का रिलेशन देखते हैं। तो अपन को पता पड़ा कि अच्छा मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, डिपेंड होती है टोटल कॉस्ट। देखो आपने मार्जिनल कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट से ही निकाला और एवरेज कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट से निकाला, मतलब सिंपल अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों काय पे डिपेंडेंट होती है, टोटल कॉस्ट पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट नंबर पर अपन देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ज़्यादा लीड करता है। मतलब अपन को ये पता पड़ा कि अच्छा दोनों की दोनों कॉस्ट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लीड करता है। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ज़्यादा रेट से डिक्रीज होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा लीड करेगी, ठीक है। येस और नो। नेक्स्ट नंबर पे अपन ये बात कर सकते हैं कि जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, जब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं और कर्व को ड्रॉ करते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि दोनों कर्व्स जो होते हैं वो यू शेप्ड होते हैं। कौन से शेप में होते हैं, यू शेप्ड कर्व्स होते हैं। दोनों कर्व का शेप कैसा होता है, यू शेप में होता है। मतलब आप जब कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपका कर्व जो है वो किस शेप में है, यू शेप में कर्व है। क्लियर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दोनों के रिलेशन के अंदर आती है कि दोनों काय पे डिपेंडेंट होते हैं। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम, जब अब भी हमारी एवरेज कॉस्ट जो होती है ना वो जब मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है, मिनिमम मतलब देखो ये 250 पे पहुंच गई है ना। अब 250 के बाद क्या हुआ, 500 पहुंची, ठीक है। 250 के बाद क्या हो गया हमारी एवरेज कॉस्ट, 250 के बाद हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट जो है, एक मिनट मैंने वो गलत लिख दिया, तो जब मिनिमम पे पहुंचती है, ये मैंने 500 गलती से लिख दिया था, ये 250 है ना, ध्यान रखना। आप लोग ने कैलकुलेशन वैसे कर ही ली होगी, मेरी गलती हुई थी, आप लोगों ने कर लिया होगा ये, ठीक है। तो जब हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे पहुंच गई 250, अब इसके बाद तो वो इंक्रीज होने वाली है। तो जब मिनिमम लेवल पे पहुंचती है ना तो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250। तो अपन को पता पड़ा कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट। दैट्स द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट है। एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये हम समझते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई कॉस्ट इनकर्ड करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंगेज करते हैं, तभी हमको कॉस्ट इनकर्ड होती है। जस्ट अज्यूम कोई पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर शॉप को रन करता है। वो क्या करते हैं, शॉप को रन करते हैं। तो अगर मान लो शॉप को रन कर रहे हैं और वो अपने घर का जो एरिया है, घर में ही छोटी सी दुकान डाल के
वहाँ पे शॉप रन कर रहे हैं। तो अब एक बात बताना, आप सोचना कि एक इंसान है, ए नाम का पर्सन है, उसने खुद का घर है, उसी के अंदर आगे का एक रूम है, उसके अंदर शॉप डाल दी और शॉप डाल के अपना काम कर रहे हैं। तो अब क्या वो जो रेंट नाम की एक चीज़ होती है वो दे रहे हैं क्या किसी को? नहीं, मतलब वो अपने ओन असेट्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओनर्स के असेट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ देयर बिजनेस यूज़, ठीक है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए अपने खुद के असेट्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कोई अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड असेट्स को यूज़ करते हो, वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ योर सेल्फ ऑक्यूपाइड असेट्स, देन वॉट एवर वुड बी योर कॉस्ट, ठीक है, विच इज़ टू बी इनकर्ड, जो इनकर्ड होनी चाहिए थी, आपको पे करनी चाहिए थी, इफ़ यू आर नॉट पेइंग दैट देन इट वुड बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो उसको क्या बोल देंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक और अच्छे से समझ में आएगा, अभी इतना नहीं आया होगा। अब देखो, अब कोई पर्सन है, उसको शॉप रन करनी है, उसने किसी और से जगह मांगी कि अच्छा भैया मुझे एक जगह दे दो, मैं यहाँ पे शॉप रन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसने शॉप दे तो दी, मतलब सॉरी एक रेंट पे एक एरिया ले लिया उसने, मैं क्या शॉप बोल दिया, रेंट पे एक उसने जगह ले ली, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ता है? हर मंथ का रेंट पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेंट। जल्दी बताओ, रेंट वो किसी न किसी पर्सन को पे करेगा, तो इट वुड बी हिज कॉस्ट, वो उसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वो यूज़ कर रहा है जगह शॉप के लिए, यहाँ पे भी वो जगह शॉप के लिए यूज़ कर रहा है, यहाँ पे रेंट दे रहा है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, यहाँ पे रेंट नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। रेंट तो यहाँ पे भी लगना चाहिए था और रेंट यहाँ पर भी लग रहा है, दोनों केसेस में, दोनों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बट यहाँ पे जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो इट वुड बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये आपकी क्या हो जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स विच यू कैन नॉट एक्सप्रेस, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर आप आउटसोर्स नहीं करते, आप वो सोर्स को, आप उस कॉस्ट को इनकर्ड नहीं करते हो, ठीक है। बट नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अगर आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो, ठीक है, अगर नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई सा भी असेट्स यूज़ करते हो या फिर अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइंग चीज़ें यूज़ करते हो, मतलब खुद की चीज़ें, सेल्फ ऑक्यूपाइड थिंग्स को यूज़ करते हो, तो आप कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर्ड नहीं करते हो, तो इट वुड बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट अगर आप किसी और के असेट्स को यूज़ कर रहे हो तो दैट इट वुड बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मीन्स यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है। जस्ट अज्यूम हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, जैसे अगर कोई डॉक्टर है, कोई पर्सन है वो डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है उनको अपना एक मेडिकल रन करना पड़ता है, मेडिकल, या फिर हम ये बात कर सकते हैं उनका एक छोटा सा क्लिनिक होता है, मेडिकल तो नहीं बोल सकते अपन, क्लिनिक बोलते हैं, जिसके अंदर वो पेशेंट्स को देखते हैं। तो अगर मान लो कि उन्होंने नीचे का फ्लोर पेशेंट्स को देखने के लिए रख रखा है और ऊपर का जो फ्लोर है उनका घर का है, ठीक है, ऊपर वाली जो बिल्डिंग के अंदर जो अलग अलग फ्लोर्स हैं वो अपने एक घर के लिए यूज़ करते हैं और नीचे वाले फ्लोर के अंदर वो क्या करते हैं? पेशेंट्स को देखते हैं। तो क्या वो रेंट पे कर रहे हैं? नहीं पे कर रहे। बट अगर मान लो कि कोई डॉक्टर है और उनका क्लिनिक एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको रेंट देना पड़ता है, तो यहाँ पे जो रेंट पे करेंगे ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? एक्सप्लिसिट। यहाँ पे भी रेंट होगा बट वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने सेव कर लिया, तो इट वुड बी इम्प्लिसिट इन नेचर। कॉस्ट तो है बट कौन से नेचर की है? इम्प्लिसिट है, ठीक है। अब अपन एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, जो छोटा सा है, वो रिलेटेड है हमारी रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि दैट वाई कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप। हमारे जो कॉस्ट के जो कर्व होते हैं वो यू शेप में क्यों होते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बुक में भी दे रखा है, उसी में से अपन पढ़ लेते हैं। वाई द कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप, द रीज़न बिहाइंड कॉस्ट कर्व, यू शेप कॉस्ट कर्व इज़ दैट कि हम जब एक्स्ट्रा लेवल पे, जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर केस हमको क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स। जब आप सोचो कि अगर आप एक छोटे लेवल पे काम कर लो, ठीक है, और एक बड़े लेवल पे काम करते हो, तो जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? इकोनॉमी का बेनिफिट मिलता है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना प्रोडक्शन के अंदर, वैसे ही। तो अगर आप लार्ज लेवल पे वर्क करोगे तो यू वुड गेट द स्पेशलाइजेशन इन योर लेबर, मीन्स सेविंग इन लेबर। तो आपको आप क्या मिलेगा? स्पेशलाइजेशन मिलेगा लेबर वर्क में, विच रिड्यूसेस योर कॉस्ट। ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी या लेबर्स की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे सेविंग इन मार्केटिंग, मतलब कि अगर मान लो आप 1000 यूनिट्स बनाते हो, ठीक है, तब भी आप लोगों को अगर मान लो 1000 यूनिट्स बना रहे हो या फिर आप 20,000 यूनिट्स बना रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आपको मार्केटिंग तो दोनों के लिए ही क्या करनी है? करनी पड़ रही है। बट यहाँ पे आप लार्ज लेवल की मार्केटिंग का बेनिफिट ले सकते हो। 20,000 यूनिट का आपने अगर बनाया है, कॉस्ट इनकर्ड करिए, 20,000 यूनिट्स को आपको सोल्ड करना है, तो आपको उसके अंदर भी मार्केटिंग में उतना ही खर्च करना है जितना 1000 में। तो यू आर गेटिंग द सेविंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक सेविंग का बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है। एडवर्टीजमेंट वगैरह के बारे में कि आपकी कॉस्ट डबल नहीं होती
रहती है, आपकी कॉस्ट हाफ ही रहती है, बट आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, सेल्स भी इंक्रीज होगी इससे। नेक्स्ट मार्जिनल सेविंग मीन्स एक्स्ट्रा सेविंग, जो भी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमको एक्स्ट्रा क्या मिलती है, सेविंग। जैसे हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। सो मार्जिनल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है जिसके कारण कॉस्ट कर्व हमारा क्या होता है, यू शेप में होता है। टेक्निकल सेविंग, ठीक है, टेक्निकल सेविंग मींस इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन टेक्निकल सेविंग। अगर हमारा प्रोडक्शन जो है वो या प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है, अच्छी हो जाती है, तो हमको क्या मिलता है, कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अब अपन बात कर लेते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट मींस अ टाइप ऑफ कॉस्ट वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर इज फिक्स्ड इज नोन एज लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन के अंदर वही कॉस्ट आती है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लंबे टाइम के अंदर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको चेंज कर सकते हैं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दोनों अगर चेंज हो जाती है तो इट वुड बी और लॉन्ग रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है, हमारा जो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड होता है उसमें हमारे पास केपेबल इनफ नहीं होते हम, या फिर वी डोंट हैव सफिशिएंट मींस कि हम हमारे प्रोडक्शन को या हमारी जो प्लांट फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह हमने जो प्लांट मशीनरी वगैरह लगाए उनको इंक्रीज डिक्रीज कर पाएँ। सो इट वुड बी पॉसिबल इन ओनली लॉन्ग रन। तो सिर्फ लॉन्ग रन के केस में ही पॉसिबल हो पाता है। तो लॉन्ग रन वाला कंडीशन क्या होगी, इट वुड बी द कंडीशन वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस वुड बी वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। अब लॉन्ग रन के अंदर हमने ये बात कर ली। इसके बाद अपन देख रहे थे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या कर्व कैसा होता है। तो लॉन्ग रन के अंदर हमारा जो एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है वो किस तरीके का होता है, प्लस मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। तो आप लोग देखिए अपनी बुक के अंदर भी यहाँ पे बना हुआ है। डायरेक्ट अपन प्रेजेंटेशन देखते हैं कि लॉन्ग रन के केस में मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का कर्व देखते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है अपन को क्या दिखता है, यू शेप में दिखता है, ठीक है। कौन से शेप में दिखता है, यू शेप के अंदर दिखता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है वो पहले तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्या होते जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। लॉन्ग रन के अंदर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग रन का जो कॉस्ट का जो कर्व होता है, लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का जो कटिंग पॉइंट होता है वो एकदम लोअर पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी पास क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। हैंस द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कर्व्स द लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स एट अ पॉइंट ए बीइंग इट्स लोएस्ट पॉइंट। ये सबसे मिनिमम पॉइंट होता है। फिर इसके बाद कॉस्ट क्या होने वाली है, इनकर्ड होने वाली है या इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब अपन रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।